तो मैं सवाल बालिंदु जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हिंदी शिक्षा इस क्षेत्र में नहीं है, जो हिंदी पढ़ाई जा रही है, अब तमाम बदलावों के बावजूद विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में जो हिंदी पढ़ाई जा रही है और जो हिंदी क्षेत्र का, जो जिस क्षेत्र में हिंदी का विकास हो रहा है, उसके बीच में कनेक्ट है नहीं है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? जी, तो आपने सही कहा कि बीएचयू में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई है भारतीय भाषाओं में, हिंदी में खासतौर पर। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि पहली बार हमें एक विजन देखने को मिल रहा है जहां इन क्षेत्रों में पढ़ाई को भारतीय भाषाओं से जोड़ा गया है। ये पहली बार एक बड़ा विजन देखने को मिल रहा है, एक फॉर्मल और औपचारिक विजन हमको देखने को मिल रहा है। अब तो आईआईटीज के लिए भी कहा जा रहा है कि आईआईटीज में बहुत जल्दी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उसका काम चल रहा है, एनसीईआरटी उसमें काफी काम कर चुकी है। तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रभात जी। और आपने कहा कि दोनों के बीच तारतम्य कितना है, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में और तकनीक की दुनिया में बदलाव निरंतर होते हैं, लेकिन जिस दिशा में हमारा एजुकेशन सिस्टम जा रहा है, शिक्षा प्रणाली जा रही है, वो भी अब तकनीक से समृद्ध होने वाली है। वो भी अब वर्चुअल और हाइब्रिड दोनों के, मतलब वर्चुअल और भौतिक दोनों के बीच एक हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इस शिक्षा प्रणाली में निरंतर जो भौतिक चीजें हैं या मुद्रित चीजें हैं वो धीरे 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 उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी और डिजिटल की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा हो जाएगा। और डिजिटल के पास जाने का एक बड़ा फायदा यह है कि वो एक ऐसा माध्यम है जिसको आप निरंतर अपडेट कर सकते हैं। उसमें अपडेट करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। किताबें हो सकता है कि आपकी किताबों को जब आप बदलते हैं, पाठ्यक्रम बदलते हैं, नया बदलाव उसमें लेके आते हैं तो 2-3 साल कम से कम उसमें लगते हैं। लेकिन अब अगर आप इसको अगर डिजिटल माध्यमों पे लाते हैं तो आप यही समझिए 2-3 महीनों में आप ये बदलाव ला सकते हैं। तो वो बदलाव हमारी भाषा में आने वाला है और ये इनको निरंतर अपडेट करने का एक सिस्टम हम बना सकते हैं, इसमें हम सक्षम हैं। जब हम स्वावलंबन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया की दूसरी भाषाओं ने क्या किया उसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी समाज यदि सीखता नहीं है दूसरों से तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो जरा हम अपने आसपास ही नजर डालें कि पिछले लगभग 10 से 20 साल के भीतर किन समाजों ने अपने आप को उभारा है, किन भाषाओं ने अपने आप को आगे उभारा है। तो मेरा ध्यान 3-4 देशों की ओर जाता है। चीन उनमें सबसे पहले आता है हमारी दृष्टि में, क्योंकि चीन की तरक्की हमने देखी है कि कैसे हमारे देखते देखते हमसे पीछे था और हमसे अब आगे निकल चुका है विभिन्न क्षेत्रों में। तो चीन ने आखिर क्या किया? तो मुझे लगता है कि चीन ने 3-4 चीजों पर ध्यान दिया। पहला तो चीन ने अपनी भाषा में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दिया। दूसरा, चीन ने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया, विनिर्माण के क्षेत्र पर ध्यान दिया। तीसरा, चीन ने नवाचार पर ध्यान दिया, इनोवेशन पर। और चौथा, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को दुनिया की एक हब, एक डिमांड का एक केंद्र बनाने पर ध्यान दिया। 4 चीजें मुझे चीन के संदर्भ में प्रमुख नजर आती है। अब आप चलिए इजराइल की तरफ, वो भी एक देश उभरा है और वहां भी हिब्रू भाषा ने अपने आप को पुनर्स्थापित किया है। इजराइल किसके लिए जाना जाता है? इजराइल शोध के लिए जाना जाता है, रिसर्च के लिए जाना जाता है। इजराइल पुनः नवाचार के लिए जाना जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। कुछ अन्य देशों को देखते हैं। हम मान लीजिए जापान पर ध्यान दें तो जापान को किस लिए जाना जाता है? जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है और पुनः साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। आप अमेरिका की तरफ चलिए जो पहले से स्थापित है, उसको किस लिए जाना जाता है? उसको भी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, कृषि के लिए जाना जाता है, कृषि में नवाचार के लिए जाना जाता है अमेरिका को। अन्य देशों पर भी आप नजर डालेंगे तो एक चीज आपको जो कॉमन दिखाई देगी वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि बिना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से किसी ने भी तरक्की नहीं की है। तो वो रास्ता हमारे लिए अनिवार्य है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का रास्ता। और उस रास्ते पर अगर आगे बढ़ना है तो हमारी भाषाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पढ़ाई होना जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आप थोड़ा सा और बांटेंगे 4 टुकड़ों में, अगर आप उसको देखेंगे, थोड़ा ज्यादा गहराई से देखेंगे तो ये स्टेम एजुकेशन कहलाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये 4 स्तंभ हैं आज के समय में किसी भी समाज के आगे बढ़ने के। तो अगर हमारी भाषा इसके साथ जुड़ती है तो मेरे ख्याल से वो हमारी सफलता की गारंटी हो सकती है। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है जिसने बहुत बड़ी मांग पैदा की है दुनिया में हर क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी का कोई भी क्षेत्र हो, हमने बहुत बड़ी मांग पैदा की है।
हमारे यहाँ पर जितने मोबाइल खरीदे जाते हैं एक महीने में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एक साल में भी नहीं खरीदे जाते। हमारे यहाँ पर जितने कंप्यूटर खरीद लिए जाते हैं मेरे ख्याल से एक आध महीने में, उतने अनेक देशों में बरसों में नहीं खरीदे जाते। नोकिया जहां से आया है फिनलैंड से, उसकी आबादी जो है हमारे कहते हैं कि करोल बाग और करोल प्लेस वाले एरिया के बराबर है। तो ये देश न जाने कितने फिनलैंड की मांग को एक महीने में पूरा कर देता है, एक महीने में ये पैदा करता है। तो इतनी बड़ी मांग पैदा करने में हम लोग सक्षम हैं और इसका लाभ दुनिया की विभिन्न कंपनियों ने उठाया है। देखिए आज अगर आप देखेंगे तो फेसबुक के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है। फेसबुक के अगर आप सब्सक्राइबर्स को देखेंगे तो नंबर 1 पर भारत है। आप व्हाट्सएप को देखिए, पहले नंबर पर भारत है। आप यूट्यूब को देखिए जिसके लगभग भारत में 26 करोड़ 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, पहले नंबर पर भारत है। तो दुनिया की अनगिनत कंपनियों ने इस मांग का लाभ उठाया। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम भारतीय लोग और हम हिंदी बोलने वाले लोग माना कि हम मांग बढ़ाने में बहुत सक्षम हैं और हम इसमें गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन हम सप्लाई कब करना शुरू करेंगे? हम सिर्फ मांगते ही कब तक रहेंगे? मुद्दा यह है। यानी टेबल के इस तरफ ही क्यों रहेंगे हम लोग? हम टेबल के उस तरफ जाकर के देना कब शुरू करेंगे लोगों को? और जब देने की बात आती है तो पुनः हम वही लौट आते हैं, वही शिक्षा, शोध, नवाचार और उद्यमिता। तो मुझे लगता है ये मार्ग जो है, इससे हमें हिंदी को जोड़ने की जरूरत है। खुशी की बात यह है इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जैसा कि मैंने जिक्र आपसे किया है कि IITs में हिंदी में पढ़ाई शुरू होने जा रही है, बल्कि कुछ हद तक उसको शुरू किया गया है। उद्यमिता के क्षेत्र में आइए आप। आज भारत में खासतौर पर जो ये डिजिटल इकोनॉमी है, इसमें ऐसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स आज सामने आ चुके हैं जो कि जिन्होंने अपनी जगह बनाई है इस दुनिया में। उदाहरण के तौर पर शेयर चैट, 10 करोड़ से ज्यादा उसके यूजर हैं आज भारत में। और शेयर चैट क्या है? भारतीय भाषाओं में चैट करने की सुविधा। डेली हंट, वही 10 करोड़ से ज्यादा उसके यूजर्स हैं, भारतीय भाषाओं का एक ऐप है। उसके बाद इंडस OS, भारतीय भाषाओं का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में वो iOS जो एप्पल का है उसको पीछे छोड़ करके नंबर 2 पर आ चुका है एंड्रॉइड के बाद। इंडस OS भारतीय भाषाओं का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भारतीय भाषाओं में उद्यमिता का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि निराश होने की हमें जरूरत नहीं है, हम उस मार्ग पर चल पड़े हैं, इसको गति देने की जरूरत है। देखिए हमारे अनेक विद्वान, आपने शुरू में भी कहा था कि हम लोग शुरू में कहा करते थे कि ये क्या हो रहा है हमारी भाषाओं में। आज भी हम में से एक तबका है जो हिंदी और हमारी भाषाओं को थोड़ा सा उस रूप में देखता है कि नहीं, हमारे यहाँ अभी स्थितियां बहुत विकट हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हम इन विकट परिस्थितियों की बात करेंगे, इनको उठाएंगे, तो शायद हमारी भाषा समृद्ध होगी। कैसे समृद्ध होगी? जरा सोचिए, यदि हम अपनी भाषा को कम करके आंकते हैं, हम अपनी भाषा को आज के इस मार्केटिंग के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में अगर अपनी भाषा को हम कहते हैं कि नहीं ये भाषा कमजोर है, तो क्या लोग हमारी तरफ आएंगे? यदि हम ये सिद्ध करें कि हमारी भाषा एक डूबता हुआ जहाज है और हम ये अपेक्षा कर सकते हैं दुनिया से कि वो इस जहाज की तरफ आएगी, दुनिया हमारे जहाज की तरफ तभी आएगी जब हम ये सिद्ध करें कि हमारी भाषा प्रगतिशील भाषा है, हमारी भाषा आगे बढ़ रही है। तो ये जो रुदन है, ये इससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। हमें ऊर्जा लाने की जरूरत है, हमें उम्मीदें जगाने की जरूरत है, हमें उदाहरण पेश करने की जरूरत है। बहुत सकारात्मक बातें की बालेंदु जी ने। और मैं हिंदी का एक लेखक हूँ, विज्ञान और तकनीकी प्रौद्योगिकी की बातें कर रहे थे और इतने विस्तार की बातें कर रहे थे। और